हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिनॉल टॉपिक ख़त्म किए थे। आज हम लोग ईथर्स के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप ईथर का क्या होता है ओ, और दो वैलेंसी यहाँ पे खाली है। ऑक्सीजन वैसे नॉर्मली दो ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन आर ओ आर डैश, जहाँ आर और आर डैश अल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। अल्काइल का मतलब हो गया सिंपल कार्बन का चेन, एराइल का मतलब हो गया एरोमेटिक रिंग। जैसे एग्जाम्पल से आप लोग यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये आर है, ये आर डैश। आर और आर डैश बराबर हो भी सकता है या बराबर नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों तरफ का अल्काइल ग्रुप सेम है, यहाँ पर दोनों तरफ का अल्काइल ग्रुप अलग अलग है। एक तरफ बेंजीन का रिंग है, मैंने ये एराइल ग्रुप हो गया और ये अल्काइल हुआ, अल्काइल एराइल, और ये इथर। तो इथर का परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम अटैच्ड टू टू कार्बन एटम्स, है ना, जो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। ऑक्सीजन का एटम जो दो कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, ये दोनों कार्बन किसका होगा? ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप। टू कार्बन एटम्स ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप आर कॉल्ड ईथर्स, है ना। तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑक्सीजन को धारण करता है, जो अल्काइल या एराइल के कार्बन के दो एटमों से जुड़ा हुआ होता है, ईथर कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, है ना। अल्काइल ग्रुप के आधार पर ईथर को हम तीन प्रकार से बांटेंगे। अल्काइल ईथर, दिस कंटेन टू अल्काइल ग्रुप्स, मतलब जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ का जो कार्बन का चेन अल्काइल ग्रुप रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग अल्काइल ईथर। जब दोनों तरफ कार्बन का चेन एराइल ग्रुप रहेगा, एराइल, तो इसको बोलेंगे एराइल ईथर्स। लेकिन अगर एक ग्रुप अल्काइल रहेगा और एक एराइल रहेगा तो इसको हम कहेंगे अल्काइल एराइल ईथर्स। इसको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ना। दोनों ग्रुप अल्काइल रहेगा तो अल्काइल ईथर, दोनों एराइल रहेगा तो एराइल ईथर, एक अल्काइल और एक एराइल रहेगा तो अल्काइल एराइल ईथर्स। ईथर्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, ईथर को हम लोग इस प्रकार से भी बांट सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर में, है ना। सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर, अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर। सिमेट्रिकल ईथर किसे कहेंगे? जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो एक जैसा रहेगा। देखिए दोनों साइड मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे दोनों साइड क्या लगा हुआ है? इथाइल। तो जब अल्काइल ग्रुप दोनों साइड सेम रहेगा तो सेम कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ का अल्काइल ग्रुप अलग अलग रहेगा, जैसे यहाँ मिथाइल है और ये इथाइल है, दोनों अलग अलग हुआ, ये मिथाइल है और ये बेंजाइल है, मतलब इसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं, बेंजीन का रिंग है, मिथाइल और फिनाइल, ये दोनों अलग अलग है, जिसको हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। सेम रहेगा तो सिमेट्रिकल और सेम नहीं रहेगा तो अनसिमेट्रिकल। अभी यहाँ लिखा हुआ है नेमिंग ऑफ ईथर्स, देखिए डू योर सेल्फ किए हैं, क्योंकि नेमिंग आप लोग को हम लोग अलग अलग करके सारा पढ़ाए हुए हैं। तो आप लोग ईथर का नेमिंग निकालिएगा और वहाँ पे ईथर का नाम लिखने का जो ओल्ड तरीका और आयुर्वेदिक तरीका समझाया गया है उसको आप खुद से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ईथर का नेमिंग आप लोग खुद जरूर से पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन ईथर्स, ईथर में आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेनली चार प्रकार के होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। अब इन चारों में से ईथर कौन कौन शो करेगा इसके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइसोमेरिज्म का थ्योरी भी आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं ऑनलाइन के द्वारा ही, इसका वीडियो भी आप लोग के पास होगा, है ना। जो टॉपिक आप लोग को भूला हुआ सा महसूस होगा आप लोग उसको वीडियो को रिपीट करके सुन सकते हैं। तो ईथर्स एग्जिबिट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी सेम रहेगा, लेकिन कार्बन का चेन अलग अलग रहेगा, उसे हम कहेंगे चेन आइसोमर। और इस घटना को चेन आइसोमेरिज्म में, तो आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दो ईथर बनाए हुए हैं। इन दोनों ईथर का फॉर्मूला सेम है ना, दोनों का फॉर्मूला C5H12O है। दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है ईथर, और यहाँ भी मिथॉक्सी ग्रुप नंबर 1 कार्बन पर है और यहाँ भी मिथॉक्सी ग्रुप नंबर 1 कार्बन है, मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, पोजीशन नंबर सेम। तो फिर चेंज किस चीज़ में है? कार्बन का चेन में। यहाँ देखिए पैरेंट चेन 4 कार्बन का है, चारों लगातार है। यहाँ भी, यहाँ 4 में से 3 कार्बन लगातार है, 1 कार्बन ब्रांच में है। इन दोनों कंपाउंड का चेन अलग अलग है, चेन में डिफरेंस है।
तो इन दोनों कंपाउंड को हम कहेंगे चेन आइसोमर्स और इस घटना को कहेंगे चेन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म, इसमें क्या होता है, इसमें भी फॉर्मूला सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, लेकिन इसमें पोजीशन नंबर अलग अलग रहेगा। इसमें चेन सेम रहेगा। चेन आइसोमरिज्म में चेन अलग अलग था, पोजीशन नंबर सेम था। पोजीशन आइसोमरिज्म में चेन सेम रहेगा, पोजीशन नंबर अलग अलग होगा। अब दोनों एग्जांपल देख सकते हैं। दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है, दोनों कंपाउंड में ईथर फंक्शनल ग्रुप के तौर पर है, दोनों में पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन का है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 पर है और यहाँ फंक्शनल ग्रुप 1 2 1 2 2 नंबर पर है। तो यहाँ पोजीशन नंबर का डिफरेंस है। तो इन दोनों कंपाउंड को हम कहेंगे पोजीशन आइसोमर्स और इस घटना को बोलेंगे पोजीशन आइसोमरिज्म। नंबर 3 है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में क्या होता है, फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रहेगा। तो आप लोग को जब हम आइसोमरिज्म पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे 3 जोड़ियों का हम चर्चा किए थे। अल्कोहल और ईथर एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे का आइसोमर होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। तो अभी हम लोग यहाँ पर ईथर पढ़ रहे हैं। तो ईथर एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म विथ अल्कोहल। ईथर जो है वो अल्कोहल के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म प्रदर्शित करेगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर हम लोग बराबर कार्बन का अल्कोहल और ईथर बनाएंगे तो दोनों का फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। देखिए हम लोग 2 कार्बन का अल्कोहल बनाए हुए हैं और 2 कार्बन का ईथर बनाए हुए हैं, तो ये दोनों ही कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, सेम। तो ये दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और इसमें फंक्शनल ग्रुप ईथर है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप का। इसलिए ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स और इस घटना को बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। चौथा है मेटामरिज्म। ईथर हमारा मेटामरिज्म भी प्रदर्शित करेगा। मेटामरिज्म के बारे में बताए थे कि वो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो बायवैलेंट होता है, बायवैलेंट अर्थात जिसमें 2 कार्बन का चेन लगा हुआ रहेगा। तो एक ईथर हो गया और एक हमारा कीटोन है। देखिए कीटोन में भी सेम कार्बन से 2 कार्बन का चेन लगा हुआ रहता है। तो ईथर और कीटोन ये दोनों हमारा बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारा ईस्टर का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ईस्टर में देखिए यहाँ पर बॉन्ड खाली, यहाँ पर बॉन्ड खाली है, दोनों तरफ कार्बन का चेन होता है। लेकिन ये हमारा बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे खाली है और ये बॉन्ड कार्बन पे खाली है। ये दोनों बॉन्ड सेम एटम पर होना चाहिए, तब इसको कहेंगे हम लोग बायवैलेंट। एक और कंपाउंड है जो बायवैलेंट होगा, वो है 2 डिग्री अमाइन, है ना। अगर यहाँ और यहाँ H रहेगा और यहाँ कार्बन का चेन रहेगा, प्राइमरी अमाइन, लेकिन अगर यहाँ भी कार्बन का चेन रहेगा तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी अमाइन या 2 डिग्री अमाइन। तो जो मेरा सेकेंडरी अमाइन है ये भी हमारा बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो ईथर, कीटोन और सेकेंडरी अमाइन ये तीनों मेटामरिज्म में प्रदर्शित कर सकते हैं। मेटामरिज्म में क्या होता है, अब ये तीनों कंपाउंड को ध्यान से देखिए। ये तीनों का फॉर्मूला सेम है, C4H10O। तीनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ईथर का, लेकिन इस ईथर के दोनों तरफ, इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ ये जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ये एक दूसरे की तुलना में अलग अलग है। देखिए यहाँ पर एक मिथाइल है और एक इथाइल है। ये नाम ही गलती लिखा गया है, ये डायमिथाइल ईथर नहीं होगा, इसका नाम होगा मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। आप लोग नोट कॉपी में सुधार लीजिएगा। एक साइड मिथाइल है और यहाँ पर नॉर्मल प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, एक नॉर्मल प्रोपाइल है, यहाँ एक मिथाइल है, एक आइसोप्रोपाइल है। मिथाइल तो दोनों में सेम है, लेकिन नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल अलग अलग है, और यहाँ दोनों तरफ है इथाइल ग्रुप लगा हुआ। तो इन तीनों कंपाउंड में एक दूसरे की तुलना में अल्काइल ग्रुप अलग है। इसको तुलना नहीं करना है, इन दोनों के साथ तुलना करना है। ये अलग अलग होना चाहिए, एक सेम हो सकता है, दोनों अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए, है ना। तो इन तीनों कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, मेटामर्स, क्योंकि तीनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ये एक दूसरे की तुलना में क्या है, अलग अलग। तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है मेटामर्स, और इस घटना को हम लोग कहते हैं मेटामरिज्म। अभी हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर को तैयार करने का मेथड। तो नंबर ए है फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से बनाएंगे हम लोग ईथर।
तो व्हेन अ प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ गौर फरमाइएगा, प्राइमरी, व्हेन अ प्राइमरी अल्कोहल इज हीटेड विथ कॉन्क H2SO4 अप टू 413 केल्विन, ये टेम्परेचर हम लोग याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे, आपको आगे भी समझ में आ जाएगा। ईथर इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, है ना। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का बाहर निकलना। तो जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल के तौर पे यहाँ पर हम लोग इथेनॉल लिए हुए हैं, अगर इसको कॉन्क H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर हीट करेंगे, देखिए वाटर बाहर निकला, मतलब डिहाइड्रेशन हुआ, और किसका निर्माण हुआ, ईथर का। यहाँ मैकेनिज्म यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। मैकेनिज्म अभी आप लोग को हम समझाएंगे, ठीक है। लेकिन अब तक जैक बोर्ड में 12th क्लास में मैकेनिज्म नहीं आया लिखने के लिए, लेकिन जिसका जिसका मैकेनिज्म NCERT बुक में लिखा हुआ है उसका मैकेनिज्म आप लोग को हम नोट्स में लिखा रहे हैं, है ना। जो NCERT में मेंशन है सिर्फ उसी को लिखा रहे हैं, जो NCERT में मेंशन नहीं है उसको हम नहीं लिखा रहे। जैसे पिछला वीडियो में हम कोल्वेज रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाए थे और रिमर टिमर रिएक्शन का, लेकिन उसको हम लिखाए नहीं थे, आप लोग नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ था। इसका मैकेनिज्म अभी आप लोग को हम समझाएंगे कि इथेनॉल से डाईइथाइल ईथर मेरा कैसे बन रहा है, ठीक है। ये हमारा इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, CH3 CH2O सिंगल बॉन्ड H, है ना। यहाँ H+ लिखे हुए, H+ कहाँ से आएगा, फ्रॉम एसिड। जो हम लोग H2SO4 ले रहे हैं वहाँ से आएगा हमारा H+। ये अटैक करेगा इस लोन पेयर के पास, तो यहाँ CH3 CH2 और यहाँ O सिंगल बॉन्ड H। अगर H+ यहाँ पर आएगा तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन H के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर प्लस पहले से था तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक लोन पेयर बचेगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, प्लस चार्ज। पहले ये स्पेसिस बनेगा। अब ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये अपने पास प्लस को रखना पसंद नहीं करेगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि अल्कोहल का जो दूसरा मॉलिक्यूल है, मैंने ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ करके भागना चाहेगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे बॉन्ड को आपको तोड़ के दिखाते हैं कैसे होगा। मान लीजिए कि अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, अगर इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये प्लस चार्ज खत्म हो जाए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पर आएगा प्लस, क्योंकि जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और ये OH यहाँ पर दो लोन पर आ जाएगा। तो देखिए वाटर बाहर निकल गया। लेकिन ये जो मेरा बना हुआ है ये मेरा 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है। कैसे है 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, जब कार्बन पे प्लस चार्ज होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनियम आयन। और चूंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसको हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो आप लोग को याद होगा कि कार्बोनियम आयन 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल कौन होता है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन सबसे लेस स्टेबल होता है, तो ये बिल्कुल बनना पसंद नहीं करेगा, मतलब इस प्रकार से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा। अगर वाटर का मॉलिक्यूल इस प्रकार से बाहर निकलता है, पहले कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग, SN1। हैलो अल्केन चैप्टर में हम लोग SN1 SN2 पढ़े हुए हैं। SN1 SN2 एक काम को करने का दो अलग अलग तरीका है। अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होता है तो SN2 तरीके से घटना घटती है, और वही अल्काइल हैलाइड टर्शरी रहता है तो SN1 तरीके से घटना घटता है। SN1 में 2 स्टेप होता है, पहले कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। लेकिन SN2 में कार्बोनियम आयन का निर्माण नहीं होता, वो सिंगल स्टेप में होता है। उसमें कुछ समय के लिए 5 कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। आप लोग नोट्स निकाल के पढ़िएगा और उससे रिलेटेड वीडियो को सुनिएगा, है ना। तो घटना यहाँ इस प्रकार से नहीं घटेगा। तो घटना कैसे घटेगा, ये रिएक्शन SN2 तरीके से होगा। SN2 तरीके में बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना एक साथ संपन्न होगा। तो ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है, ठीक है। तो हम इस कार्बन को लिखे जा रहे हैं, इस कार्बन को देखिए, कार्बन को लिखे हम लोग यहाँ पर, है ना। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और एक तरफ क्या लगा हुआ है, CH3, है ना। और सामने में क्या लगा हुआ है, O, यहाँ H लोन पेयर प्लस चार्ज, ठीक है। और ये मेरा अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल CH3 CH2OH, ये अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। क्यों है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का धनी है, ये प्लस को चाह सकता है ना। क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है,
तो ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड पेयर को अपने पास खींचा हुआ है, जिससे यहाँ पर डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस उत्पन्न हो रहा है। जिस प्लस के चक्कर में ये यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा। अब क्या होगा कि हाथ की इशारा देखिएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा और इसके बीच में बॉन्ड टूटेगा। तो बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना एक साथ संपन्न होगा, है ना। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये बॉन्ड मेरा पक्का बन जाएगा और ये बॉन्ड हमारा पक्का टूट जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से मॉलिक्यूल मेरा दिखाई देगा। ये CH3 हम लिखेंगे, ये CH2 यहाँ पे लिखेंगे, ये O पे 2 लोन पेयर है लेकिन यहाँ एक ही लोन पेयर दिखाएंगे, क्योंकि ये जो एक लोन पेयर है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगा, है ना। अब इस कार्बन के पास देखिए 2 H लगा हुआ है, यहाँ 2 H लिख दिए। इस कार्बन के पास CH3 लगा हुआ है, देखिए यहाँ CH3 भी लिख दिए। और ये मेरा बाहर निकल चुका है अभी, और मेरा ये वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब इस ऑक्सीजन के पास हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, +4। तो इस प्रकार का स्पेसीज का निर्माण होगा, है ना। नोट कॉपी में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ये अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये उस कार्बन पर अटैक कर रहा है जिस कार्बन से मेरा ऑक्सीजन बाहर निकलने वाला है। यहाँ SN2 लिख दिए। SN2 यहाँ लिखने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बॉन्ड का बनना और इस बॉन्ड का टूटना एक साथ संपन्न हो रहा है ना। हम लोग 5 कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। अगर उस अवस्था को अगर हम दिखाना चाहेंगे तो रफ कॉपी में हम यहाँ दिखा भी देते हैं किस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ भी देखिएगा, ये CH3, ये CH2, ये O, ये H, फिर ये हमारा कार्बन, यहाँ हम लोग ऐसे करके लिखेंगे। इस कार्बन पर 2 H लगा हुआ है और नीचे लगा हुआ है CH3, है ना। और यहाँ पर ये हमारा हो गया। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ इस प्रकार से दिखाते हैं। देखिए हमें कार्बन के पास कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5 बॉन्ड। अब इस बॉन्ड का बनना और इस बॉन्ड का टूटना एक साथ संपन्न हो रहा है। अब धीरे धीरे मेरा ये बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड मेरा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब ये टूट के अलग हो जाएगा तो वाटर मेरा बाहर निकल जाएगा। तो फिर बचा क्या मेरा, CH3 CH2 जो कि यहाँ दिख रहा है। O पर H लगा हुआ है, O से सिंगल बॉन्ड कार्बन, देखिए O से सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन पे 2 H लगा हुआ है, मिला के लिख दिए, और कार्बन पे CH लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार का ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होगा, जिसको यहाँ पे हम नहीं दिखाए हैं। इसके बदले में एरो पे हम क्या लिख दिए, SN2, यहाँ एरो पे लिख दिए SN2। मतलब यहाँ ये दोनों के बीच जो रिएक्शन होगा वो SN2 तरीके से होगा, अर्थात बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना एक साथ संपन्न होगा। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो मेरा स्पेसीज बना ऑक्सीजन पे देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो यहाँ से जो मेरा हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब अब लास्ट स्टेप में ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा CH3 CH2O, यहाँ CH2 CH3, यहाँ एरो उल्टा दिखा दिए। ये यहाँ नहीं शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के पास, ये यहाँ शिफ्ट करेगा। क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर था और एक लोन पेयर और आ गया, 2 लोन पेयर, और साथ में माइनस भी आएगा। तो प्लस यहाँ पहले से है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा हमारा H+। तो हम देख रहे हैं कि जो H+ मेरा यहाँ पर एसिड से आया था, वही H+ मेरा लास्ट में क्या हो गया, रिप्रोड्यूस। ये H+ हमारा रिप्रोड्यूस हो गया। मतलब यहाँ पर एसिड कैटलिस्ट का काम करेगा, वो सिर्फ रिएक्शन को होने में मदद पहुँचाएगा। ठीक है, हम लोग नोट को भी देखते हैं। यहाँ से मेरा H+ क्या हो गया, बाहर निकल गया, मेरा ईथर बन गया। लेकिन ये जो अभी हम लोग मैकेनिज्म लिखे, ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए था। अगर इस रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल के स्थान पर अगर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का यूज करेंगे तो मेरा ईथर नहीं बनेगा, बल्कि किसका निर्माण होगा, अल्कीन का। हम लोग अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी आप लोग निकाल के देखिएगा, उसमें हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल तीनों से हम लोग अल्कीन बनाए हैं। देखिए हम यहाँ समरी में लिख भी दिए हैं। देखिए हमारा इथेनॉल है, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर इसी इथेनॉल को हम लोग कॉन्क H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे कराएंगे रिएक्शन, तो यहाँ भी वाटर बाहर निकल रहा है लेकिन अल्कीन का निर्माण हो रहा है। लेकिन इसी इथेनॉल को अगर हम लोग कॉन्क H2SO4 के साथ 413 केल्विन में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ भी वाटर बाहर निकल रहा है लेकिन यहाँ ईथर का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन दोनों केस में हो रहा है, यहाँ भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, यहाँ भी डिहाइड्रेशन हो रहा है। लेकिन बस तापमान में चेंज करने पर प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। अगर तापमान मेरा 443 केल्विन रखेंगे तो अल्कीन बनेगा, लेकिन 413 केल्विन पे क्या बन रहा है, ईथर। लेकिन अगर हम लोग यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे और अगर यहाँ टर्सरी अल्कोहल लेंगे
तब उसमें मेरा ईथर नहीं बनेगा, बल्कि हमेशा क्या बनेगा, अल्कीन। सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही ईथर बना सकता है, वो भी लो टेम्परेचर पर। टेम्परेचर हाई कर देंगे तो उससे भी क्या बनेगा मेरा, अल्कीन। इसका भी मैकेनिज्म आप लोगों को कॉपी में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, अल्कोहल में जाके देख लीजिएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि टेम्परेचर यहाँ पे आप लोग गौर फरमाइएगा, है ना, कि टेम्परेचर अगर 413 रहेगा तो ईथर और 443 रहेगा तो अल्कीन। इसलिए इस रिएक्शन में टेम्परेचर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अभी है बी नंबर, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन भी हमारा रिपीट कर रहा है फर्स्ट चैप्टर से, हमने हैलोकेन हैलोरिन से। व्हेन एन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड एंड ईथर इज फॉर्म। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को, ये हमारा इथाइल आयोडाइड है, उसको सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो ईथर का निर्माण होगा और AgI बाहर निकलेगा। इसी रिएक्शन को हम नीचे भी लिखे हुए हैं, है ना। एग्जाम में हम लोग इसी स्टाइल में लिखेंगे, लेकिन इस स्टाइल से आप लोगों को रिएक्शन को याद करने में आसानी होगा। इसमें अल्काइल हैलाइड का 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेगा। आज देखिए मेरा सिल्वर ऑक्साइड है, ये मेरा AgI के रूप में बाहर निकल जाएगा 2AgI, और ये कार्बन भी ऑक्सीजन से और ये कार्बन भी ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा और इस प्रकार से ईथर का निर्माण होगा। ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ऐसे घुमा के लिखे, इसको यहाँ पर सीधा लिखे हुए, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन सेम है, तो याद करने में आसानी हो इसे नीचे में इस तरीके से भी लिखा गया है। अभी हम लोग ईथर बनाने का तीसरा मेथड पढ़ेंगे, बाय विलियमसन सिंथेसिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चूँकि ये नाम वाला रिएक्शन है तो नोट्स भी आता है लिखने के लिए, है ना। तो नोट्स आएगा तो आप लोग, ये थोड़ा काफ़ी लेंदी है, लेकिन हम लोग नोट्स कहाँ तक लिखेंगे आपको बताएंगे आगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, है ना। ये ईथरों को बनाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इन दिस सिंथेसिस, इस संश्लेषण में, एन अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विथ सोडियम अल्कोक्साइड टू गेट ईथर। इसमें एक अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है ईथर प्राप्त करने के लिए। ये हमारा हो गया अल्काइल हैलाइड और ये हो गया सोडियम अल्कोक्साइड, है ना। एक में कार्बन के चेन को R माने हुए, दूसरे में हम लोग क्या मान लिए, R', ठीक है। जब इन दोनों को कराएंगे हम लोग रिएक्शन, तो यहाँ से मेरा मान लीजिए कि यहाँ पर Cl रहता है, X का स्थान पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। चलिए यहाँ क्लोरीन रहता है तो NaCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और ये R' यहाँ पे जुड़ जाएगा और बन जाएगा हमारा ईथर, है ना। ये जो फिर यहाँ लिखा हुआ है SN2, मतलब ये रिएक्शन भी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अर्थात समझ में नहीं आएगा, इसको मैकेनिज्म रफ में समझाते हैं आप लोगों को। ये हमारा सोडियम अल्कोक्साइड है, RO, यहाँ लोन पेयर माइनस और ये सोडियम प्लस। सबसे पहले ये मेरा जब टूटेगा तो नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन में टूटेगा। चलिए इसको हटा देते हैं। ये मेरा अल्कोक्साइड आयन है, अल्कोक्साइड आयन। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है ना। ये अल्कोक्साइड आयन है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है, तो ये प्लस को चाहेगा, तो प्लस के चाहने वालों को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। ये कहाँ अटैक करेगा, इसे ये अल्काइल हैलाइड है, मान लीजिए अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, चलिए Cl लगा देते हैं। तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। क्यों अटैक करेगा इस कार्बन पे, चूंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, इस बॉन्ड पर को खींच के रखेगा, जिससे यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस उत्पन्न होगा। इस प्लस के चक्कर में ये अटैक करेगा यहाँ पर SN2 तरीके से। फिर क्या होगा कि इसके और इसके बीच बॉन्ड का बनना और इसके और इसके बीच बॉन्ड का टूटना एक साथ होगा, और कुछ समय के लिए कार्बन के पास 5 बॉन्ड बनेगा। ये 1 2 3 बॉन्ड कार्बन के पास, और ये Cl जो टूट के बाहर निकलेगा, और ये मेरा अल्कोक्साइड आयन जो कि यहाँ पर अटैक करेगा। फिर धीरे धीरे ये बॉन्ड पक्का बन जाएगा, धीरे धीरे ये बॉन्ड पक्का हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, और इस प्रकार से RO और यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे जुड़ गया। तो देखिए इधर बन गया, इधर भी कार्बन का चेन, इधर भी कार्बन का चेन। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन होगा, है ना। ये भी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये जनरल तरीके से रिएक्शन लिखा हुआ है, उसका यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। देखिए यहाँ सोडियम इथोक्साइड है, 2 कार्बन का चेन है, और ये इथाइल क्लोराइड है। यहाँ से NaCl हम लोग बाहर निकाल दिए और बाकी हिस्सा को मिला के लिख दिए, डाइथाइल ईथर बन गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सिमेट्रिकल ईथर है, मतलब इस ईथर के दोनों तरफ कार्बन का चेन क्या है, बराबर। बट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा अनसिमेट्रिकल ईथर को तैयार करने के लिए द अल्काइल हैलाइड टेकन शुड बी प्राइमरी। मतलब विलियमसन सिंथेसिस में जो अल्काइल हैलाइड लेंगे वो हमेशा क्या लेना है, हमको प्राइमरी लेना है, सेकेंडरी हैलाइड का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे देखिए 3 रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है,
तीनों में अल्काइल हैलाइड को क्या लिए हैं हम लोग, प्राइमरी। लेकिन इसको हम लोग उल्टा तरीके से आप लोग को समझाते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये CH3 CH2O CH3। इस ईथर को अगर हमको विलियमसन सिंथेसिस से तैयार करना है, इस ईथर को अगर विलियमसन सिंथेसिस से तैयार करना है, हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, CH3 CH2O Na प्लस CH3Cl। मतलब ये दो कार्बन का चेन का हम लोग क्या लिए, सोडियम अल्कोक्साइड, और ये मेरा एक कार्बन का चेन का हम लोग क्या लिए, अल्काइल हैलाइड। या हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा और CH3 CH2O CH3 ये कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन हम ऐसे भी तो बना सकते थे, यहाँ CH3ONa लेते प्लस CH3 CH2Cl। मतलब ये बड़ा वाला जो कार्बन का चेन है उसका हम लोग हैलाइड ले रहे हैं, और जो छोटा वाला कार्बन का चेन है उसका हम लोग क्या ले रहे हैं, सोडियम अल्कोक्साइड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा और मिला के लिखेंगे तो CH3, फिर यहाँ पर O लगा हुआ है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 CH3। देखिए यही मॉलिक्यूल बन गया। तो इस ईथर को बनाने का हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सोडियम इथोक्साइड का यूज करेंगे मिथाइल क्लोराइड के साथ, या सोडियम मिथोक्साइड का यूज करेंगे इथाइल क्लोराइड के साथ। इन दोनों के द्वारा यही ईथर बनेगा। लेकिन इन दोनों जोड़ियों में से एक मेरा सूटेबल है, एक थोड़ा लेस सूटेबल है। तो कौन होगा मोर सूटेबल, कौन होगा लेस सूटेबल। तो अगर वैसे तो ये भी मेरा प्राइमरी है, ये अल्काइल हैलाइड भी हमारा प्राइमरी है, और ये अल्काइल हैलाइड भी हमारा क्या है, प्राइमरी। अभी लैंग्वेज में क्या लिखा है आप लोगों को कि विलियमसन सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड टेकन शुड बी प्राइमरी। अल्काइल हैलाइड जो लिया जा रहा है वो प्राइमरी होना चाहिए। लेकिन दोनों तो मेरा यहाँ प्राइमरी ही है, लेकिन इन दोनों में सूटेबल कौन होगा, तो जो अल्काइल ग्रुप छोटा होगा वो होगा सूटेबल। ऐसा क्यों है ना, देखिए ऐसे इसलिए यहाँ से होगा। अगर मान लीजिए कि अल्काइल हैलाइड के तौर पर हम इसको लेते हैं CH3Cl, तो यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H आएगा, और ये मेरा अल्कोक्साइड आयन यहाँ पे अटैक करेगा। लेकिन अगर हम लोग ये लेते तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ Cl लगा हुआ है कार्बन पर, अब इस कार्बन पर 2 H लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है CH3, और ये अटैक करता है यहाँ पर CH3O, यहाँ माइनस चार्ज है, ये अटैक करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये अटैक करेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो मेरा अल्कोक्साइड आयन है ये भी मेरा अल्कोक्साइड आयन है। इन दोनों में से किस केस में अल्कोक्साइड आयन को कार्बन के पास अटैक करने में आसानी होगा। देखिए इस कार्बन के पास यहाँ H है, H है, H है, यहाँ 2 H है, एक CH3 है। मतलब इस कार्बन के पास भीड़ भाड़ कम है, ये छोटा छोटा ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर 2 ग्रुप तो छोटा है, लेकिन एक ग्रुप यहाँ पर क्या है, बड़ा मिथाइल ग्रुप है। तो इस कार्बन के पास भीड़ भाड़ ज़्यादा है और इस कार्बन के पास अपेक्षाकृत कम भीड़ है। मतलब केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो यहाँ अटैक करना आसान होगा और यहाँ थोड़ा क्या होगा, मुश्किल। इसलिए विलियमसन सिंथेसिस में अगर हमको 1 डिग्री हैलाइड का यूज करना है तो जो हैलाइड में अल्काइल ग्रुप छोटा होगा वो ज़्यादा सूटेबल होगा अपेक्षाकृत बड़ा अल्काइल हैलाइड की तुलना में। लेकिन अगर जिस ईथर को अगर हम लोग बना रहे हैं उसमें थोड़ा देर के लिए इस ऑक्सीजन को देखिए हम बंद कर दिए, है ना। इस ऑक्सीजन को अगर हम लोग हटा देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमको ये ईथर बनाना है विलियमसन सिंथेसिस से। ईथर में हमेशा 2 अल्काइल ग्रुप होता है, तो इसको हम लोग चलिए इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हमको 2 अल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहा है। हम लोग इस कार्बन को देखेंगे जिससे वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था। ये कार्बन चूंकि 1 डिग्री कार्बन है तो इसको हम प्राइमरी अल्काइल ग्रुप बोलेंगे, और इसी कार्बन से जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन से। ये कार्बन हमारा 2 डिग्री कार्बन है, इसको सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप कहेंगे। तब अगर जिस ईथर को हम विलियमसन सिंथेसिस से बनाने वाले हैं, अगर उस ईथर में एक अल्काइल ग्रुप प्राइमरी होगा और एक अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी होगा, तो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप का हम लोग हैलाइड लेंगे और हायर डिग्री वाला का क्या लेंगे हम लोग, सोडियम अल्कोक्साइड। जो बड़ा कार्बन का चेन है इसका हम लोग क्या ले रहे हैं, सोडियम अल्कोक्साइड। और जो 1 डिग्री कार्बन का चेन है उससे हम लोग क्या बना रहे हैं, 1 डिग्री हैलाइड ले रहे हैं। अगर हमको विलियमसन सिंथेसिस से इस ईथर को बनाना है तो फिर हम इस ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अब हमारे पास ये और ये 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप हुआ, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप का कार्बन प्राइमरी है तो ये हमारा प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हुआ। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हमारा टर्सरी अल्काइल ग्रुप हुआ। हमको सिर्फ उस कार्बन का डिग्री चेक करना है जिस कार्बन से ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो जो मेरा 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है इससे हम बनाएंगे सोडियम अल्कोक्साइड, और जो हमारा
1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है उससे हम लोग क्या बनाएंगे, हलाइड। मैंने विलियमसन सिंथेसिस में हर हाल में जो हलाइड हम यूज करेंगे वो हमेशा प्राइमरी लेंगे, क्योंकि प्राइमरी हलाइड में कार्बन के पास भीड़ भाड़ कम होगा, तो अल्कोक्साइड आयन को अटैक करने में क्या होगा, आसानी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल उठता है कि सर अगर मान लीजिए कि हम लोग हलाइड लेते 3 डिग्री, है ना, जैसे इस रिएक्शन में अगर हम यहाँ पर लेते ब्रोमीन और यहाँ पर लेते ONA, मैंने 3 डिग्री हलाइड लेते, तब मेरा कंपाउंड क्या बनता, तो उस परिस्थिति में ईथर नहीं बनता। उस परिस्थिति में मेजर प्रोडक्ट के रूप में अल्किन का निर्माण होगा, जो कि आगे के थ्योरी में देखिए लिखा हुआ भी है ना, लिखा हुआ है कि इफ वी यूज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इन विलियमसन सिंथेसिस, यदि हम लोग विलियमसन सिंथेसिस में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का यूज करेंगे तो अल्किन इज फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में अल्किन का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि अल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल्स बट स्ट्रॉन्ग बेसिस एज वेल। मतलब ये जो अल्कोक्साइड है वो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बल्कि वह है कि स्ट्रॉन्ग बेस भी है। ये लाइन शायद समझ में नहीं आया होगा, तो फिर आप लोग उदाहरण से समझाते हैं, एग्जाम्पल से। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर CH3C CH3CH3 चलिए Cl लेते हैं और यहाँ पर CH3ONA का इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम 3 डिग्री हलाइड लिए, 3 डिग्री हलाइड, तो यहाँ पर मेरा ईथर नहीं बनेगा बल्कि यहाँ पर अल्किन बनेगा। ये CH3 रहेगा C, कहीं पे जगह डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ चाहिए यहाँ चाहिए, यहाँ कहीं बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे बना दिए, साथ में हमारा NaCl बाहर निकलेगा और साथ में CH3OH बाहर निकलेगा। देखिए रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ से जब सोडियम बाहर निकलेगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, CH3O और यहाँ नेगेटिव चार्ज। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा मिथोक्साइड आयन है, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। ये अटैक करेगा उस कार्बन के पास जिस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। देखिए कार्बन CH3 यहाँ Cl, देखिए ये खींच के रखेगा, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा पर। लेकिन अभी कार्बन के पास ये भी बड़ा ग्रुप है, ये भी बड़ा ग्रुप है, ये भी बड़ा ग्रुप है, तो इस कार्बन के पास पहले से बड़ा ग्रुप बहुत सारा है, तो ये बैक साइड से अटैक करना चाहेगा, तो बैक साइड से अटैक करने का जगह इसको नहीं मिलेगा। मतलब ये रिएक्शन हमारा SN2 तरीके से नहीं होगा, ये SN1 तरीके से होगा। SN1 में क्या होता है कि पहले यहाँ Cl बाहर निकलेगा, पहले ये अटैक नहीं करेगा। यहाँ पर बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना एक साथ होता है SN2 में, लेकिन SN1 में बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना अलग अलग होता है। पहले बॉन्ड टूटेगा, मतलब पहले यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगा, तो पहले इस प्रकार से घटना घटेगा। CH3C, यहाँ पर CH3 यहाँ Cl लगा हुआ है, पहले बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, है ना, और CH3 जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस और Cl माइनस के रूप में बाहर निकलेगा। ये बनेगा क्योंकि ये जो मेरा बन रहा है ये मेरा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है। ये क्या होता है, अपेक्षाकृत स्टेबल होता है। हम अभी इससे पहले बोले थे कि 1 डिग्री कार्बोनियम आयन होता है लेस स्टेबल, लेकिन ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है तो ये स्टेबल होता है। तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन यहाँ पर बनेगा। ये स्टेबल क्यों होता है, किस वजह से स्टेबल होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा। वो डीलोकलाइजेशन किस प्रकार से होगा, इसको भी हम आपको रफ में समझाते हैं, है ना। हमारे पास अभी कौन सा आयन था, ये कार्बन, चलिए यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ लगा हुआ है CH3 यहाँ लगा हुआ है और CH3 यहाँ लगा हुआ है। अब ये प्लस चार्ज का डीलोकलाइजेशन किस प्रकार से होगा, हम यहाँ पे आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पर होगा नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखिए ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। तो इस बॉन्ड को हम लोग हटा दे रहे हैं, है ना, ये बॉन्ड हटा दिए और यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और कार्बन का ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये एरो को भी हटा दे रहे हैं हम लोग। तो जो प्लस चार्ज कार्बन के पास था वो यहाँ पहुँच गया, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। यहाँ पर बॉन्ड हम लोग नहीं दिखाते, इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ का प्लस माइनस कैंसिल होगा, है ना, और ये बॉन्ड यहाँ से निकल करके यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, है ना, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा,
फिर ये बॉन्ड वापस यहाँ शिफ्ट करेगा, तो फिर यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा और ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। फिर देखिए प्लस चार्ज जहाँ था वहीं हो गया, लेकिन प्लस चार्ज जब यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ पर गया प्लस, यहाँ पर गया प्लस, यहाँ पर गया प्लस, फिर वापस यहाँ आया। तो जैसे इन तीनों में वो मूव किया वैसे इन तीनों में भी मूव करेगा, वैसे यहाँ पर भी मूव करेगा, है ना। तो सोचिए इसका प्लस चार्ज कितना जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा सर, इससे प्रॉब्लम ये होगा कि ये C है, CH3 CH3 CH3, यहाँ प्लस चार्ज। देखिए कार्बोनियम आयन का यहाँ निर्माण हो गया। अब इस कार्बोनियम आयन पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था ये यहाँ पर अटैक करने के लिए आएगा, है ना। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करने के लिए आएगा, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्यों आना चाहता है, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है, ये प्लस के चक्कर में यहाँ पर आएगा। लेकिन अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आने का प्रवृत्ति त्याग देगा। क्यों त्याग देगा, क्योंकि चलिए इसको हम ऐसे समझाते हैं। मान लीजिए इसके पास 1 लाख रुपया था, है ना, इसको कर्जे की जरूरत था कि चलो भाई इसके पास 1 लाख रुपया है, जाके कुछ पैसा मांगते हैं, अपना कुछ काम करेंगे। लेकिन ये अपना 1 लाख रुपया 3 3 6 3 9 जगह बांट चुका है। तो जब इसका 1 लाख रुपया 9 जगह बढ़ जाएगा तो इसके पास पैसे की मात्रा बहुत कम रहेगी। तो अब ये कर्जा मांगने के लिए इसके पास नहीं आएगा, बोले अगर अब इसके पास जाने से कोई फायदा नहीं, इसका पैसा तो 9 जगह बढ़ चुका है, इसके पास तो अपने कम पैसा बचा हुआ है, तो हम अगर इसे कर्ज मांगेंगे तो हमको तो देगा नहीं, कोई फायदा नहीं जाने से। इसके पास जाने का जो इसका प्रवृत्ति था वो कम हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट यहाँ पर, चूंकि ये प्लस के चक्कर में यहाँ पर अटैक करना चाह रहा था और इसका प्लस 9 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यहाँ प्लस की मात्रा कम हो गया, तो इसका यहाँ अटैक करने का प्रवृत्ति वो कम कर देगा। लेकिन अभी हम क्या बताएं कि ये मेरा सिर्फ न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बल्कि ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, मतलब ये H+ को ग्रहण कर सकता है। तो जब इसका प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो किसका निर्माण हो रहा था, जब इसका प्लस चार्ज बढ़ रहा था तो देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा था, यहाँ H+ बन रहा था ना, तो H+ को ये अपने पास बुला लेगा। जब ये H+ को अपने पास बुला लेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और अल्कीन का निर्माण होगा। तो हम चाहते हैं कि अल्कीन का निर्माण ना हो, तो यहाँ पर H+ को बनने से रोकना पड़ेगा। तो H+ क्यों बना, क्योंकि कार्बोनियम आयन का निर्माण हुआ। H+ यहाँ पर इसलिए बन रहा था क्योंकि कार्बोनियम आयन का निर्माण हुआ, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड हमारा 3 डिग्री था, तो पहले Cl यहाँ से बाहर चला गया तो कार्बोनियम आयन का निर्माण हुआ और कार्बोनियम आयन में रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस के चलते H+ बन रहा था और उसी H+ को ये ग्रहण किया। तो हम चाहते हैं कि H+ का निर्माण ना हो, तो कार्बोनियम आयन को बनने से रोकना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कार्बोनियम आयन ना बने तो हमको अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री नहीं लेना पड़ेगा। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री लिए रहते तो SN2 तरीके से घटना घटेगा। SN2 तरीके में कार्बोनियम आयन तो बनता ही नहीं है, उसमें बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना एक साथ संपन्न होता है। इसीलिए अगर विलियमसन सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड अगर हम लोग 3 डिग्री लेंगे तो ईथर का निर्माण नहीं होगा, बल्कि हमारा किसका निर्माण हो जाएगा, अल्कीन का। उसी चीज़ को थोड़ा सा देखिए रफ में समझाएं। ये हमारा 3 डिग्री हैलाइड है, तो पहले ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ से इस प्लस में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, जो H+ बनेगा उस पर ये अटैक करेगा और इसके साथ मिल करके ये अल्कोहल बना लेगा। ठीक है, इसलिए विलियमसन सिंथेसिस में हम लोगों को 3 डिग्री हैलाइड का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि हैलाइड को हमेशा हमको प्राइमरी ही रखना है। अब आगे यहाँ लिखा हुआ है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर्स। देखिए एरोमेटिक ईथर है, अगर विलियमसन सिंथेसिस से अगर हमको एरोमेटिक ईथर बनाना है तो सोडियम फिनोक्साइड इज ट्रीटेड विथ अल्काइल हैलाइड, तो हमको सोडियम फिनोक्साइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। सोडियम फिनोक्साइड को अल्काइल हैलाइड से कराएंगे रिएक्शन, NaCl बाहर निकलेगा, ये बन गया। अब हम इसको देखिए एक्सचेंज कर दिए, Cl यहाँ पे ले गए हैं और ONA यहाँ पे ले आए हैं। मतलब अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन और सोडियम मिथोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारा बच्चा सोचेगा कि यहाँ से Na और यहाँ से Cl निकाल देंगे, इसको यहाँ लगा देंगे तो ये हमारा ईथर बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, जो NaCl तभी ना बाहर निकलेगा जब ये बॉन्ड हमारा टूटेगा। तो बेंजीन से लगा हुआ बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है। इसकी चर्चा भी हम लोग हैलोरिन टॉपिक में किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल के साथ साथ डबल बॉन्ड का भी गुण पाया जाता है, इसलिए ये बॉन्ड मेरा आसानी से नहीं टूटता है। अगर हम सोडियम फिनोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो ये बॉन्ड तो टूटना ही नहीं पड़ेगा, इस बॉन्ड को टूटना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोडियम यहाँ से बाहर निकल जाएगा और Cl यहाँ से, ये बॉन्ड को टूटने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन लेंगे तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो NaCl बाहर निकलेगा और ये बॉन्ड मेरा आसानी से बाहर नहीं निकलता है ना। सिंस हैलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसीलिए अगर हमको
एरोमेटिक ईथर का निर्माण करना है विलियमसन सिंथेसिस से, तो हमेशा हम लोग सोडियम फिनोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। कभी भी हम लोग हेलोएरिन का इस्तेमाल करके बनाना चाहेंगे तो मेरा नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह से हाँ, ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हो गया है ना। इस पर एक क्वेश्चन था लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।